दिल्ली में ओवैसी की पार्टी एक के बाद एक दंगा आरोपियों को मैदान में उतारकर इस चुनाव को अलग ही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। हम आपको बता दें, दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की घेराबंदी के लिए एमआईएम अब उस चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है जिस पर दंगा भड़काने, हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप हैं और उस चेहरे का कांग्रेस से भी कनेक्शन है। तो क्या अब दिल्ली में इशरत जहां और कपिल मिश्रा में सीधी टक्कर होने वाली है? क्या हिंदूवादी नेता कपिल मिश्रा को हराने के लिए ओवैसी कांग्रेस में सेंधमारी करने वाले हैं, जिसके संकेत प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमेई ने दिए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, करावल नगर में 30% मुस्लिम आबादी है। हमारा संगठन वहां मजबूत है। एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते जनता को अच्छा ऑप्शन देना चाहिए। राजनीति में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। कांग्रेस को एआईएमआईएम का समर्थन करना चाहिए। यानी जब से कपिल मिश्रा करावल नगर से बीजेपी उम्मीदवार घोषित हुए, ओवैसी की पार्टी उन्हें घेरने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। करावल नगर की सीट है, वहाँ भी अच्छे खासे तादाद में आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है। पार्टी आला कमान अगर इस बारे में विचार करती है और संगठन के बारे में कोई ऐसा निर्देश आता है तो हम इस पर जरूर सोचेंगे। जानकारी है कि करावल नगर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए ओवैसी की पार्टी इशरत जहां के संपर्क में है और कांग्रेस में भी समर्थन की पेशकश की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार करावल नगर में कपिल मिश्रा को घेरने के लिए एआईएमआईएम खास प्लान पर काम कर रही है। आज दिल्ली के चुनाव में अवध ओझा काफी चर्चा में रहे। पटपड़गंज सीट से उनका नामांकन करीब करीब खारिज होने वाला था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आखिरी वक्त में मोर्चा संभाला और गेंद अपने पाले में कर ली। और इसी के साथ अवध ओझा और पार्टी के लिए अच्छी खबर चुनाव आयोग से आई। केजरीवाल की अपील रंग लाई और पटपड़गंज सीट के उम्मीदवार अवध ओझा का वोट दिल्ली ट्रांसफर के आदेश दे दिए गए। एक अच्छी खबर ये है कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के नॉमिनेशन वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दरअसल अवध ओझा के नामांकन रद्द होने तक की नौबत आ चुकी थी, जिससे आम आदमी पार्टी भड़क गई। लेकिन मसला चुनाव आयोग के पास पहुंचा तो अवध ओझा के पक्ष में आदेश दिया गया, क्योंकि अवध ओझा का वोट ग्रेटर नोएडा में है। दिल्ली में वोट ट्रांसफर करवाने की कोशिश हुई। 7 जनवरी को फॉर्म 8 जमा कर दिया गया था। वोट ट्रांसफर नहीं होने पर ईसी से अपील की गई और अब चुनाव आयोग से वोट ट्रांसफर के आदेश दे दिए हैं। यानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा का वोट ट्रांसफर नहीं होने से उनकी उम्मीदवारी फंस सकती है। ऐसे में उन्होंने भी चुनाव आयोग का धन्यवाद किया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है हमारी बात को सुना। नॉमिनेशन फाइल करेंगे आप? 15 को करेंगे। 15 को करेंगे। कोई चूक नहीं हुई थी। की तरफ से देरी कर दिया आपने इतना? कहाँ देरी, लास्ट डेट में हमारी आदत है फॉर्म भरने की, तो लास्ट डेट 7 दिन भर दिया था। बिल्कुल, तो हमारी तरफ से कोई चूक नहीं थी। हालांकि मैं इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलूंगा। अवध ओझा ने साफ कर दिया है वो अपना नामांकन 15 जनवरी को दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कल तक वो अपना वोट ग्रेटर नोएडा से दिल्ली ट्रांसफर करवा लेंगे। इस बार दिल्ली के चुनावी दंगल में कालकाजी सबसे हॉट सीट बन गई है। यहाँ मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी से होगा, जिन्होंने अपने बयानबाजी से सीट को और भी चर्चा में ला दिया है। लेकिन उसी सीट के लिए जब आतिशी नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो करने निकली तो कालकाजी की गलियों में भारी भीड़ नजर आई। हालांकि आतिशी ने आज नामांकन नहीं भरा, अब वो कल अपना नामांकन भरेंगी, क्योंकि मां कालका के आशीर्वाद से जीत का दम भर रही। आतिशी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उनके खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस चक्रव्यूह तैयार कर चुकी है। ऐसे में उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए वो सड़कों पर आई और रोड शो में मौजूद भीड़ से विरोधियों को आईना दिखाने की कोशिश की। नामांकन के दौरान जो नजारा आज दिल्ली में दिखा, वो आम आदमी पार्टी को बल और विरोधियों को टेंशन देने के लिए काफी है। कालका जी का चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, कालका जी के लोग लड़ रहे हैं, वो मुझे चुनाव लड़वा रहे हैं। और जितना प्यार और जितना आशीर्वाद मुझे कालका जी की गली गली में मिल रहा है, गोविंदपुरी, श्रीनिवासपुरी के गली गली में मिल रहा है, मुझे लगता है कि इतना प्यार मिल रहा है कोई मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य का काम किया। दरअसल कालकाजी सीट पर 3 योद्धा मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी से खुद सीएम आतिशी, बीजेपी से रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस से अलका लांबा। ऐसे में तीनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन जिस तरह आतिशी ने मैदान में सबसे पहले नामांकन और शक्ति प्रदर्शन से चुनाव की दशा और दिशा बदलने की कोशिश की, वो पार्टी के लिए बूस्टर डोज से कम नहीं।
दिल्ली में पोस्टर वॉर की हवा तेज बहने लगी है। नए नए फिल्मी पोस्टर्स से आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब एक दूसरे पर कटाक्ष कस रहे हैं और उन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं जो इस चुनाव में सबसे पॉपुलर है। पोस्टर वॉर की इस सीरीज में सबसे ज्यादा टारगेट पर बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी हैं। पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें गालीबाज बताया गया, फिर बीजेपी का सीएम चेहरा बताया गया और एक के बाद एक नए नए पोस्टर से तंज कसा गया। तो बीजेपी के टारगेट पर आम आदमी पार्टी से संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। उनके खिलाफ भी कुछ इसी तरह पोस्टर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के इस पोस्टर का जवाब भी उसी अंदाज में दिया गया और सबसे लेटेस्ट तस्वीर में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ दिल्ली फतेह को कोट किया गया। दरअसल इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर बीजेपी से है। ऐसे में एक दूसरे के विरोध का फिल्मी चैप्टर काफी पॉपुलर है। तरफ तो अरविंद केजरीवाल चाहे वो कुछ भी कर ले, दिल्ली का सीएम वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो आज भी उसका स्टेटस एक तिहाड़ जेल के आरोपी की तरह है। अभी वो जमानत पे बाहर है। उनको अपनी हार साफ दिख रही है, वो तिलमिलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि ना उनके पास दिल्ली के लिए कोई आगे का एजेंडा, ना दिल्ली के लिए कोई विजन, ना दिल्ली के लिए कोई चेहरा। चाहे पूर्वांचल का मुद्दा हो या फिर विवादित बयानबाजी, दिल्ली के दंगल में विरोध की चाबी खूब भरी जा रही है। दिल्ली की शकूर बस्ती, जहां हवेलियां कम और झोपड़ियां ज्यादा हैं, अब ये शकूर बस्ती सियासी हो गई है। शुरुआत हुई केजरीवाल के एक बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी शकूर बस्ती की जमीन बेचना चाहती है और एलजी साहब ने जमीन का लैंड यूज बदल दिया है, जिसके जवाब में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी शकूर बस्ती के अखाड़े में कूदना पड़ा और सफाई देनी पड़ी कि ना तो लैंड यूज बदला है और ना ही झुग्गी वालों को कोई नोटिस भेजा है। यानी केजरीवाल ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि शकूर बस्ती की सियासत में एलजी को भी कूदना पड़ा। अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। लेकिन केजरीवाल का कौन सा बयान, जरा वो सुनिए। आपकी झुग्गी की जमीन के टेंडर हो लिए, इस जमीन के टेंडर हो लिए जमीन बेचने के, और 27 दिसंबर को एलजी साहब ने यहाँ का लैंड यूज चेंज कर दिया। केजरीवाल के इसी आरोप के जवाब में एलजी ने जो कहा वो इशारा है दिल्ली में सियासत की शकूर बस्ती पर पॉलिटिक्स चढ़ाई की। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर पूरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एलजी वीके सक्सेना ने सफाई दी तो कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ शकूर बस्ती वाली सियासत में कूद गई। देखो साहब, एलजी साहब ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है ये फिर से केजरीवाल के झूठ को पकड़ता है। केजरीवाल साहब इतना क्यों गुमराह करते हैं, इतना क्यों झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। यानी शकूर बस्ती सियासी हो गई। इसकी बड़ी वजह है यहाँ का सियासी इतिहास। वर्तमान में केजरीवाल के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन यहाँ से कैंडिडेट है और बीजेपी की कोशिश केजरीवाल के एक सिपाही को विधानसभा पहुँचाने से रोकने की है। यानी दाव दोनों तरफ से चले जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि दिल्ली के दंगल में झुग्गी पॉलिटिक्स इतनी अहम क्यों है? तो इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, लेकिन एक कारण सिर्फ और सिर्फ है और वो है वोट बैंक। जी हाँ, दिल्ली में झुग्गी वाले इलाकों की जे क्लस्टर कहते हैं और ऐसे करीब 675 झुग्गी क्लस्टर्स हैं। इन 675 जे क्लस्टर्स में करीब 2.5 लाख के आसपास झुग्गी झोपड़ियां हैं और इन झुग्गी झोपड़ी में करीब 15 से 20 लाख लोग रहते हैं। यानी दिल्ली के कुल वोट का 10% वोटर झुग्गियों में रहता है और ये झुग्गी पॉलिटिक्स दिल्ली की 20 सीटों पर गेम चेंजर है और यही वजह है कि दिल्ली में अमित शाह से लेकर केजरीवाल तक सबकी नजर इस झुग्गी पॉलिटिक्स पर है। दिल्ली से बड़ी घेराबंदी अयोध्या में एक सीट पर भी चल रही है। अब मिल्कीपुर की महाभारत में मायावती की एंट्री का इशारा मिला है तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी प्लेयर्स के चेहरे पर शिकन आ गई। सवाल ये कि मायावती की एंट्री से किसका गेम बिगड़ेगा, क्योंकि मायावती ने खुद तो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। फिर दलित वोटर्स के गढ़ में मायावती की ये घेराबंदी किसके लिए, क्योंकि खबर है कि मायावती 15 जनवरी को बर्थडे के दिन मिल्कीपुर को लेकर मंथन करेंगी। बीएसपी समर्थक किसको वोट करेंगे, मायावती इसका इशारा दे सकती है। 16 जनवरी को बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई है।
यानी मायावती ने मिल्कीपुर को लेकर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लेकिन बहन जी की इस सक्रियता से दो बड़े खिलाड़ियों की नींद उड़ी है, क्योंकि मिल्कीपुर दलित वोटर्स का गढ़ है। यहाँ 1,20,000 दलित वोटर हैं। अवधेश प्रसाद की वजह से ये वोट एसपी को जाता रहा है। यानी मायावती अगर मिल्कीपुर को लेकर कोई भी ऐलान करती है तो सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश को ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपा से अलग दलित वोटर राम मंदिर और विकास के नाम पर विकास के साथ जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी से मुकाबले के लिए अखिलेश यादव ने 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए सपा ने 15 से 20 जिला अध्यक्षों को बदलने की भी तैयारी की है। साथ ही निष्क्रिय नेताओं को बाहर करने की तैयारी भी है, जबकि जिला अध्यक्षों के गठन में पीडीए फॉर्मूले को अप्लाई करने की तैयारी है। यानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश की रणनीति बूथ स्तर तक कैडर को मजबूत और सक्रिय करने की है, ताकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश योगी से मुकाबला कर सके। लेकिन इसके लिए पहली चुनौती पार्टी को बूथ लेवल तक सक्रिय करने की है। लिहाजा अखिलेश यादव अपने सेनापतियों को बदलने की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि सपा 15 से 20 जिलों में जिलाध्यक्ष बदलेगी। निष्क्रिय पदाधिकारी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मूल्यांकन के बाद पैमानों पर फिट नहीं बैठने वालों पर गाज गिरेगी। इसके अलावा विवादित पदाधिकारियों को भी पार्टी साइडलाइन करेगी। जिन जिलों के अध्यक्ष बदले जाएंगे वहां कमेटियां भी नए सिरे से बनाई जाएं। सूत्रों का कहना है कि नई कमेटियों और जिलाध्यक्षों का चयन कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर तय होगा। यानी अखिलेश ने 2027 में मुकाबले के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। कैडर में बदलाव के पीछे दो बड़े फैक्टर हैं। एक तो पार्टी की सक्रियता बढ़ाना, दूसरा कैडर में पीडीए को बराबर हिस्सा देना। क्योंकि हाल ही में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा केवल 2 सीटें ही जीत पाई थीं, जबकि 7 सीटों पर भगवा लहराया। लिहाजा अखिलेश को समझ आ चुका है कि बिना बूथ पर उतरे माहौल को जीत में बदलना मुमकिन नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी तक योगी के स्टाइल को कॉपी कर रहे थे। अब तो उन्होंने योगी का ही रिकॉर्ड तोड़ डाला है और एक साथ 11 गांवों के नाम बदल दिए। गांवों के ये नाम पहले मुस्लिम समुदाय से जुड़े थे, अब हिंदू नाम हो गए हैं, क्योंकि इन गांवों में एक भी मुस्लिम नहीं रहता था। फिर भी हिंदू गांव के नाम उर्दू नाम वाले थे। लिहाजा सीएम मोहन ने कहा बदल दो। इसको आज से ही ढाबला राम के रूप में जाना जाएगा। आपने कहा मोहम्मदपुर पवाड़िया, उसको रामपुर पवाड़िया के नाम से जाना जाएगा। आपने क्या खजूरी इलाहाबाद, अगर वो कह रहे खजूरी राम कर दो। मोहम्मदपुर मचनाई अब मोहनपुर, ढाबला हुसैनपुर अब ढाबला राम, मोहम्मदपुर पवाड़िया अब रामपुर पवाड़िया के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह खजूरी इलाहाबाद अब खजूरी राम, हाजीपुर अब हीरापुर, निपानिया हिसादुद्दीन अब निपानिया देव के नाम से जाना जाएगा। तो रीछड़ी मुरादाबाद अब रीछड़ी, खलीलपुर अब रामपुर, घट्टी मुख्तारपुर अब घट्टी, उचोंद अब ऊंचाबाद और शेखपुर बोंगी अब अवधपुरी हो गया है। मानसिकता जो है इसी ने सत्यानाश समाज का किया है और यही सत्यानाश पूरे देश का कर रहा है। ये मानसिकता मुख्यमंत्री जी आपसे उम्मीद नहीं थी। यानी मोहन ने जनता के मन की बात रख ली है और जनता के जो मन में आया मोहन ने उसे ही नाम घोषित कर दिया। वैसे भी हिंदुओं के गांव में मुस्लिम नामों का मतलब ही क्या, ऐसा एमपी की जनता बोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गांदेरबल में जेडमोर टनल का उद्घाटन किया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। और उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने सुरंग में यात्रा भी की। इस दौरान पीएम एक खुली जीप में सवार होकर सुरंग का मुआयना करते दिखाई दिए। मुआयना करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने वहां के कर्मचारियों से बात की और उन्हें इसके लिए बधाई भी दी। श्रीनगर लेह हाईवे पर बनी करीब 6.5 किलोमीटर लंबी ये टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। इससे जम्मू कश्मीर के साथ साथ लेह के लोगों को भी फायदा मिलेगा। इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के सीएम ने भी दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ की। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन
से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। इस परियोजना को पूरा करने में कई अड़चनें आई। सुरंग के निर्माण को रोकने के लिए आतंकी हमले भी हुए, लेकिन टनल का उद्घाटन होने पर लोगों ने भी खुशी का इजहार किया। जेडमोड सुरंग परियोजना मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है। इस टनल के खुलने से इस मार्ग पर सभी मौसमों में यातायात अब उपलब्ध होगी, यानी पहले की तरह सर्दियों में बंद होने वाली सड़क अब साल भर खुली रहेगी। इस टनल के जरिए पूरे साल सड़क से सोनमर्ग पहुंचना अब आसान होगा, यानी सोनमर्ग पूरे साल पर्यटकों के लिए अब खुला रहेगा, जिससे सोनमर्ग में पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। जेडमोड सुरंग के निर्माण पर करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस टनल से गगनगीर और सोनमर्ग की दूरी घटकर अब सिर्फ 6.5 किलोमीटर रह गई है, यानी पहले जो दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लगता था, वही दूरी तय करने में अब सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का वक्त लगेगा। साथ ही इस टनल से लद्दाख से सड़क संपर्क और बेहतर होगा। सुरक्षा बलों के लिए लद्दाख आने जाने में भी आसानी होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया। काफी हद तक ये गठबंधन सफल भी रहा, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन के रिश्ते कच्चे धागे साबित हो रहे हैं। और एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के दल अपनी ढपली, अपना राग अपनाने लगे। आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करने की बात तक उठा दी, तो ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को किनारे कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव सेना पूरी तरह से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। उसके बाद इंडिया आघाड़ी की कोई बैठक नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी या बड़े भाई गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस की है। कांग्रेस की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन को अवसरवादी बता दिया। महाविकास आघाड़ी वो महाविभाजन आघाड़ी बन चुकी है। समाजवादी पार्टी पहले ही निकल ली। उद्धव सेना और कांग्रेस अब बोल रहे हैं कि मुंबई का चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। दिल्ली में आए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो जून जुलाई में हम साथ साथ तय कर रहे थे, अब हम आपके हैं कौन हो गए, तलाक हो गया उनका। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद से ही कांग्रेस पर दबाव बढ़ा है, जिसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन के दूसरे साथियों का भी साथ कांग्रेस को मिलता नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इशारों ही इशारों में पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार को घेर रहे हैं। और महाराष्ट्र के येवला पहुंचे छगन भुजबल ने एक बार फिर बड़ा संकेत दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मेरी पतंग कोई नहीं काट सकता। अनेकाच्या पतंगी तर कापल्या ठीक आहे, उद्या आणखीन आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर शक्य झालं तर पतंग नाही कापले। मी या येवल्याचा आमदार आहे आणि तो 5व्या वेळेला आहे आणि हे लक्षात घ्या, माझा जन्म येवल्यात झालेला नाही। छगन भुजबल उम्र के साथ साथ सियासत में भी अजीत पवार से सीनियर है। 2 बार के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल ने 1960 के दशक में सियासत में कदम रखा था, जबकि अजीत पवार का सियासी डेब्यू 1982 में हुआ था। उम्र और सियासी उम्र दोनों ही लिहाज से सीनियर छगन भुजबल तेवर वाले नेताओं में गिने जाते हैं। भुजबल की एक पहचान बाल ठाकरे के समय ठाकरे परिवार के खिलाफ बगावत कर शिवसेना को 2 गुट में बांट देने वाले पहले नेता की भी है, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने के बाद से वो लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। बिहार में बीजेपी और आरजेडी में वार पलटवार का दौर जारी है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की याद दिलाई है। और बिहार के रोहतास पहुंचे बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। राजद का शासन था तो हम लोग बोलते थे कि गुंडा का राज था, अपहरण का राज था, जंगल राज था, तो बुरा लगता था। लेकिन 20 साल बाद भी आज उनका बेटा भी उसी रास्ते पर चल रहा है और भेड़िया का खाल ओढ़ करके लोग को बोलता था कि नहीं हम सुधर गए, लेकिन उनकी भाषा से अब पता लग गया कि ये भेड़िया ही है, ये सुधरा नहीं। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के लुटेरा वाले बयान पर जवाब दिया। वो अपने ही नाकामी गिनाते हैं क्या? गृह मंत्री को पता लुटेरा तो पकड़ो ना, नहीं तो माफी मांगो। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर जमीन घोटाला,
नौकरी के बदले जमीन का आरोप लगाया था और गरीबों को लूटने वाला बताया था। बिहार में बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोप पर घमासान बढ़ता जा रहा है। शनिवार को पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया था, तो वहीं दूसरी ओर छात्र संगठन भी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। और बिहार के समस्तीपुर में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। समस्तीपुर में नीतीश कुमार का एक कार्यक्रम था, जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंच गए और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी एनएसयूआई कार्यकर्ता नीतीश गो बैक के नारे लगाने लगे, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस एक्शन में आ गई और प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू कर दिया और एक एक करके कई एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। तमाम कार्यकर्ता वहीं सड़क पर ही लेट गए, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस टांग कर अपने साथ ले गई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा और पुलिसकर्मी इन्हें हटाती रही। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से भिड़ गए हैं। उन्होंने यूके की मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी को बर्खास्त करने की मांग की है। ट्यूलिप बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना की भतीजी हैं और जिसके चलते वो यूनुस के निशाने पर हैं। ट्यूलिप सिद्दीक पर भ्रष्टाचार करने के आरोप हैं। यूनुस ने उनकी संपत्ति बांग्लादेश को देने की मांग की। इधर यूनुस के आरोपों के बाद ब्रिटेन की कीयर स्टारमर सरकार पर हमले तेज हो गए। ब्रिटेन की संसद में विपक्षी दल ने इस मुद्दे को उठाया और मामले में जांच की मांग की। दरअसल ट्यूलिप सिद्दीक लेबर पार्टी की सदस्य हैं और मौजूदा लेबर सरकार में आर्थिक सचिव और सिटी मंत्री के रूप में काम कर रही हैं। लेकिन बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आरोपों के बाद उन पर सवाल उठने लगे हैं। बांग्लादेश ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से ट्यूलिप सिद्दीक को मंत्री पद से हटाने की मांग कर दी। प्रमुख मोहम्मद यूनुस का आरोप है कि ट्यूलिप के पास ब्रिटेन में जो संपत्तियां हैं, वो बांग्लादेश की पूर्व सरकार ने उन्हें गिफ्ट की है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति बांग्लादेश को वापस कर दी जानी चाहिए। यूनुस ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि अवामी लीग शासन से जुड़े लोगों ने बांग्लादेश से हर साल अरबों डॉलर बाहर भेजे हैं, जिनमें से कुछ धन का उपयोग विदेशों में संपत्तियों को खरीदने में किया गया। दरअसल ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार में कैबिनेट सदस्य ट्यूलिप सिद्दीक ट्रेजरी के आर्थिक सचिव और सिटी मिनिस्टर के रूप में कार्य करती हैं। आरोप है कि उन्होंने अपनी मौसी शेख हसीना के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी एक बार फिर से चर्चा में है। विक्रम सैनी ने एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी और मुसलमानों पर कुछ ऐसा बयान दिया अब जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। और ये बयान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित हिंदू संगठन के एक कार्यक्रम में दिया। विक्रम सैनी ने राहुल गांधी की जाति और धर्म पर सवाल उठाया। जैसे राहुल गांधी है, उसकी ना जाति ना धर्म लिखता ही नहीं, वो शायद लिखता होगा धर्मी, जो शब्द लिखता होगा वो धर्म लिखता होगा, कोई ना धर्म लिखता, मेरा धर्म हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, क्या है, ना वो जाति लिखता, कैसे वो क्या कहेगा धर्मी, देशद्रोही, ये सब काम। विक्रम सैनी ने मुसलमानों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने दुकानदारों और व्यापारियों को मुस्लिम समाज के लोगों को काम नहीं देने की नसीहत दी। अपनी दुकानों पर मुन्नों को मत रखो, अगर वो 10,000 का मिल रहा है तो 15,000 में हिंदू का। विक्रम सैनी यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों को अपनी दुकानों में पत्थर और फावड़े रखने की सलाह दी और कहा कि पत्थरबाजी की स्थिति में एक पत्थर के बदले 10 पत्थर मारने की तैयारी रखे। महाराष्ट्र पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर एक बड़ी स्ट्राइक की है। प्रदेश के रायगढ़ जिले के महाड़ में पुलिस ने ये कार्रवाई की, जहाँ से 6 बांग्लादेशियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। बांग्लादेशियों के बारे में पता तब चला जब पुलिस उस इलाके में जांच करने पहुंची। महाड़ के पिंपलदारी इलाके में दस्तावेजों की छानबीन के दौरान पता चला कि वहां रह रहे 6 लोग बांग्लादेशी हैं और वो अवैध तरीके से भारत में दाखिल होकर वहां रह रहे थे। गिरफ्तार किए गए सभी बांग्लादेशी महाप्राल पंढरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक वहां 80 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। पुलिस ने वहां के कर्मचारियों और मजदूरों से भी पूछताछ शुरू कर दी। उस इलाके में और बांग्लादेशियों के होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन में है
और अब तक कई घुसपैठियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एक तरफ संगम नगरी में आस्था का सबसे बड़ा महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कृष्ण की नगरी बेट द्वारिका में विघ्न हटाने का काम चल रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ यहां प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बेट द्वारका के कोस्टल एरिया में भी की जा रही है। आज तीसरे दिन 8000 वर्ग मीटर क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर दादा का बुलडोजर चला। सोमवार को सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचे और धार्मिक अतिक्रमण को हटाया गया। हजरत पंच पीर की दरगाह पर बुलडोजर एक्शन हुआ और इसको गिरा दिया गया। दावा है कि ये दरगाह गुजरात मैरीटाइम बोर्ड यानी GMB की जमीन पर अवैध रूप से बनी थी, इसलिए हजरत पंच पीर की दरगाह को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई। ऑपरेशन की निगरानी ड्रोन कैमरे से भी की जा रही थी। पिछले 3 दिनों से बेट द्वारका में अवैध रूप से बने करीब 200 घरों को गिराया गया। रविवार को 36,900 वर्ग मीटर चारागाह भूमि को खाली कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 19 करोड़ 35 लाख से ज्यादा है। फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक बुलडोजर लगातार एक्शन में है। जहां मध्य प्रदेश के सागर में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर गरजा, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को गिरा दिया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। सागर में अतिक्रमण हटाने के लिए कई बुलडोजर मंगवाए गए और एक एक करके मकानों को जमींदोज कर दिया गया। सागर के मकरोनिया क्षेत्र में लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान और दुकानें बना ली थी। इतना ही नहीं, बिना इजाजत बहुमंजिला होटल भी बनवा लिया था, जिसकी वजह से वहां अक्सर ट्रैफिक जाम लग जाता था। नगर पालिका ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए कई नोटिस जारी किए, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद नगर पालिका की टीम ने बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। बंडा रोड पर जो अनावश्यक अतिक्रमण किया गया है, जिसके द्वारा ट्रैफिक और गाड़ी वाहन के निकलने में बहुत समस्या हो रही है, तो हम उसको व्यवस्थित करवा रहे हैं। जो अनावश्यक अतिक्रमण है उसको हटवा रहे हैं। वहीं यूपी के गाजियाबाद के चांदबारी मिलिट्री कैंटीन एरिया में अवैध कब्जे को हटाया गया। इसके लिए वहां भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। जिस प्रकार से हैंडल करना है उसके लिए निर्देश दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कार्य करेंगे। पुलिस वालों की निगरानी में वहां कब्जा कर बनाए गए निर्माणों को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। अतिक्रमण को गिराया जा रहा है और इस बीच खग्गूसराय में मिले प्राचीन कार्तिकेय मंदिर के पास स्थित 2 मकान मालिकों ने बुलडोजर की कार्रवाई से बचने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला और अपने अपने मकानों के बाहर बैंक लोन वाला पैम्फलेट चिपका दिया। जानकारी के मुताबिक विशेष समुदाय के लोगों ने कार्तिकेय मंदिर के परिक्रमा स्थल पर कब्जा कर अवैध तरीके से मकान बनवा लिए। अब प्रशासन दोनों मकानों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले ही मकान मालिकों ने अपने अपने मकान के बाहर बैंक लोन का पैम्फलेट लगा दिया। इन पैम्फलेट में एक मकान पर 60 लाख रुपए जबकि दूसरे मकान पर 16 लाख रुपए का बैंक लोन दिखाया गया। बैंक लोन दिखाते हुए मकान मालिकों ने मकान नहीं तोड़ने की अपील की। प्रशासन ने भी बैंक लोन देखते हुए उन्हें कुछ समय की मोहलत दी ताकि वो खुद अवैध कब्जे को हटा सके। इसके बाद भी उन्होंने अगर अवैध कब्जे को नहीं हटाया तो फिर प्रशासन अवैध मकानों के खिलाफ एक्शन लेगा। महाराष्ट्र में गोधरा जैसी साजिश की कोशिश की गई। जलगांव में ताप्ती गंगा एक्सप्रेस पर जिस तरह से हमला हुआ उसका पैटर्न बिल्कुल गोधरा कांड से मेल खाता है। आज जिस ताप्ती गंगा एक्सप्रेस को टारगेट किया गया उसमें महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु निशाने पर थे और गोधरा में जिन्हें टारगेट किया गया था वो अयोध्या से लौटे राम भक्त थे। दोनों के पैटर्न में सबसे बड़ी समानता ये है कि आज जिस तरह बोगी नंबर 6 को निशाना बनाया गया, ठीक उसी तरह गोधरा में भी साबरमती एक्सप्रेस के S6 पर पथराव के बाद आग लगाई गई थी। इस बार प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं को टारगेट किया गया तो गोधरा में अयोध्या से आए कार सेवकों को टारगेट किया गया था। दोनों घटनाओं का पैटर्न बिल्कुल मेल खाता है, बस लोकेशन इस बार जलगांव है और पहले गोधरा थी। अच्छी बात यह रही कि प्रयागराज जा रहे सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं, लेकिन गोधरा में 59 कार सेवक जिंदा जला दिए गए थे, जबकि इस बार जलगांव स्टेशन के पास ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। लेकिन ये ट्रेन जैसे ही जलगांव से आगे बढ़ी, बोगी नंबर 6 पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए जिससे कोच के शीशे टूट गए। हालांकि इसमें किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना के बाद ट्रेन में सफर कर रहे लोग काफी सहम गए। ये ग्लास टूट रहा है, एक एक करके दिख रहा है।
इस घटना के बाद ट्रेन में सफर कर रहे कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हम लोग गंगा तो सूरत से और प्रयागराज के लिए सफर कर रहे हैं महाकुंभ मेले में, जो कि जलगांव से 2 किलोमीटर की दूरी पे किसी सामाजिक तत्व द्वारा पत्थर मारा गया है। साथ ही यात्रियों ने वीडियो शेयर करते हुए सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और छानबीन शुरू कर दी। महाकुंभ में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाने को लेकर अब महाभारत छिड़ गई है। साधु संतों ने इसे सनातन का अपमान कहा है। दरअसल महाकुंभ के सेक्टर 16 में स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई गई है। कांसे से बनी ये मूर्ति करीब 3 फीट ऊंची है, लेकिन महाकुंभ में मुलायम की मूर्ति लगाने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। महाकुंभ क्षेत्र में मुलायम सिंह की मूर्ति लगाने पर संत समाज में काफी नाराजगी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इसे संतों का अपमान बताया है। उन्होंने संतों की हत्या की थी, कार सेवकों की हत्या की थी और उनका बच्चा वो आजम खान का भी स्टेचू लगाए। ये महाकुंभ का पर्व है, देश विदेश से दुनिया आ रही है। इस समय राजनीति करना अच्छा नहीं है। मुलायम सिंह जी का ये हमारा जो महाकुंभ का पर्व है, इसमें क्या काम है, क्या योगदान है। संतों का कहना है कि कुंभ में भगवान की मूर्ति लगनी चाहिए, श्री राम की मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं। भला मुलायम का महाकुंभ में क्या काम। दरअसल मुलायम सिंह यादव की इस मूर्ति का अनावरण शनिवार को किया गया था, जिसके बाद से हंगामा मचा है और अब साधु संत योगी सरकार से कुंभ क्षेत्र से इस मूर्ति को हटाने की मांग कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का भव्य आरंभ हो चुका है। इस बीच साधु संतों ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी हुंकार भरी है और महाकुंभ क्षेत्र में होर्डिंग्स भी लगा दिए गए हैं। इस होर्डिंग पर लिखा गया है कि कुंभ से संतों की गर्जना, हिंदू राष्ट्र। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर संत समाज ने ये होर्डिंग लगाई है और बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को महाकुंभ में होर्डिंग लगाकर समर्थन दिया है। संतों का कहना है कि भारत का हिंदू राष्ट्र बनना बेहद जरूरी है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की एंट्री हो गई है। महाकुंभ में संतों ने होर्डिंग लगा दिए। इस पर लिखा है कुंभ से संतों की गर्जना, हिंदू राष्ट्र बनाने की। और यहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू नजर आ रहे हैं। क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को बनना चाहिए। बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा अब महाकुंभ में जोर पकड़ने लगा है। संगम में आए श्रद्धालु भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि हिंदू राष्ट्र बनने से भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान और मजबूत होगी। महाकुंभ में पहुंचे लाखों श्रद्धालु हिंदू राष्ट्र के इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। सनातन के सबसे बड़े मेले के पहले दिन ही हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी गई, जिससे ये साफ है कि हिंदू अब एकजुट होकर रहेगा। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का भव्य शुभारंभ हो चुका है। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने आज आस्था के इस संगम में डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए संगम तट पर सनातन प्रेमियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले साधु संतों का हुजूम पवित्र त्रिवेणी में स्नान के लिए निकला। संत महात्मा और नागा सन्यासियों ने हर हर गंगे के उद्घोष के साथ आस्था के संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद आम श्रद्धालुओं ने पतित पावनी गंगा में स्नान करके अथाह पुण्य अर्जित किए। पौष पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ का महाआगाज बेहद दिव्य और भव्य रहा। संगम तट पर महाकुंभ का विहंगम दृश्य देखते ही बन रहा था। सुबह 9 बजे से ही 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ली। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए महाकुंभ के शुभारंभ की बधाई दी। पहले स्नान के दिन 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया था। संगम क्षेत्र में साधु सन्यासियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिनका मंगलवार को पहला अमृत स्नान होगा। लेकिन उससे पहले महाकुंभ के महाआरंभ पर महासुरक्षा दिखाई पड़ी। महाकुंभ क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है, जो श्रद्धालुओं की मदद भी कर रहे हैं और हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रख रहे हैं। आस्था का ये महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ में देश विदेश से आए श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। पौष पूर्णिमा पर सुबह से ही संगम में ब्राजील, अफ्रीका, अमेरिका, फ्रांस और रूस समेत 20 देशों से श्रद्धालु पहुंचे हैं।
महाकुंभ के दौरान लाखों विदेशी श्रद्धालु प्रयागराज आए हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सनातन के इस सबसे बड़े आयोजन में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी शामिल है। लॉरेन महाकुंभ निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के आश्रम में रहेंगी। इस दौरान वो कल्पवास भी करेंगी और साधुओं के संगत में सादगीपूर्ण जीवन बिताएंगी। लॉरेन जॉब्स को सनातन में इतनी आस्था है कि उन्होंने अपना नाम भी बदलकर कमला रख लिया है। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने लॉरेन जॉब्स का नामकरण किया। निरंजनी अखाड़ा के सानिध्य में कुल 84 विदेशी नागरिक महाकुंभ में सनातनी महिमा को जान रहे हैं। अमेरिकन नागरिक टॉम भी निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर व्यासानंद गिरी बनाए गए। उनके पीछे नजर आ रहे सभी अमेरिका के रहने वाले महिला और पुरुष जो हर हर महादेव से लेकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। महाकुंभ में खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए खोया पाया केंद्र की स्थापना भी की गई है, लेकिन चंडीगढ़ से आई एक फैमिली ने महाकुंभ में बच्चा न खोने का एक नायाब तरीका निकाला है। और इसलिए हर कोई अपने बच्चों को संभाल कर रखता है, लेकिन फिर भी बच्चे खो जाते हैं और इसलिए महाकुंभ मेला क्षेत्र में खोया पाया केंद्र बनाया गया है। लेकिन चंडीगढ़ की इस फैमिली ने बच्चे की सुरक्षा के लिए अनोखा तरीका निकाला और बच्चों के पूरे शरीर पर नाम और फोन नंबर लिखकर गले में आईडी कार्ड डाल दिया। स्कूल का कार्ड है, इसमें बच्चे का नाम है और इसमें फोन नंबर है। इसी के साथ इन्होंने बच्चे के हाथ में ये देखिए मोक्ष लिखा हुआ है और उसका नंबर लिखा हुआ है। इनके हाथ में भी नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। पूरी बॉडी में इनके ये देखिए अंदर तक इन्होंने बच्चे का नाम और फोन नंबर पूरे शरीर में इन्होंने डाल दिया। बच्चे को गजनी यहाँ पे बना दिया है। महाकुंभ में अगर आपका बच्चा खो जाता है तो आप मेले में खोया पाया सेंटर पर जा सकते हैं। यहाँ से आप बच्चे के खोने की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। जगह जगह सुरक्षा कर्मी भी मदद के लिए तैनात हैं। महिलाओं के मुताबिक उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, लेकिन बच्चे लापता ही ना हो इसके लिए इस फैमिली ने ये जुगात लगाई है जो लोगों को भी पसंद आ रही है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चौंकाने वाली चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए उसने अपनी काली कमाई पर वित्त मंत्री से टैक्स चुकाने की गुजारिश की। सुकेश चंद्रशेखर ने इस चिट्ठी में अपनी इनकम का खुलासा किया और हजारों करोड़ रुपए टैक्स के रूप में जमा करने के लिए इजाजत मांगी। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में बताया कि 2024-25 में उसकी कंपनियों ने वैश्विक स्तर पर 22,410 करोड़ रुपए की कमाई की, जिस पर 7,640 करोड़ का कर चुकाने की पेशकश की। सुकेश ने अपनी चिट्ठी के जरिए बताया कि एलिस होल्डिंग्स इंटरनेशनल और स्पीड गेमिंग कॉरपोरेशन के रूप में उसका कारोबार है और ये कंपनियां अमेरिका, स्पेन, यूके, दुबई और हांगकांग में सक्रिय हैं। सुकेश चंद्रशेखर पर करोड़ों रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले करीब 9 साल से तिहाड़ जेल में बंद है और 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच के घेरे में है। सुकेश चंद्रशेखर की ठगी मामले में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस का भी नाम सामने आया था, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस भी शामिल है। आरोप है कि सुकेश ने जैकलीन को करोड़ों रुपए के कई महंगे गिफ्ट दिए थे। इनमें 52 लाख का एक अरबी घोड़ा और डायमंड सेट्स जैसे महंगे गिफ्ट शामिल है। इतना ही नहीं, आरोप है कि तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए भी सुकेश फोन पर जैकलीन से बात किया करता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रोफेसर ने अपने साथी प्रोफेसर को बदनाम करने के लिए हिंदू मुसलमान छात्रा बनकर अधिकारियों को ही शिकायती चिट्ठियां भेजना शुरू कर दी। मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का है, जहां प्रोफेसर रियाजुद्दीन पर अपने ही डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगा और इसके लिए उन्होंने लड़की के नाम से विश्वविद्यालय के अधिकारियों को 20 से ज्यादा चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सहकर्मी प्रोफेसर इशात मोहम्मद खान पर छात्राओं को परेशान करने का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत मोहम्मद इशात ने वाइस चांसलर से की और यूनिवर्सिटी की आंतरिक जांच के बाद रियाजुद्दीन को सस्पेंड कर दिया गया। साजिश का खुलासा एक सीसीटीवी फुटेज से हुआ, जिसमें आरोपी प्रोफेसर पोस्ट ऑफिस में पत्र डालते हुए नजर आ रहे थे। इशात का आरोप था वो यही था कि उनको बदनाम करने की नियत से एक ही पत्र में आपत्तिजनक चीजें लिख करके और 22 लोगों को उन्होंने डिस्पैच किया, जो उनकी डिग्निटी, उनके रेपुटेशन को बुरी तरीके से डैमेज कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। उन्होंने इसी लेटर लिखा था कि इस पे उनके खिलाफ कार्रवाई की। फिलहाल यूनिवर्सिटी की जांच जारी है, जिसके बाद इस मामले में अंतिम फैसला लिया जाएगा।
अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के बलिया से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व विधायक जी कोतवाल से हॉट टॉक कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह कोतवाल से बहस कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी की कार्यकर्ता का थाने में अपमान किया गया। यहाँ नहीं करने आया हूँ, तो सुन लीजिए, अपना मर्यादा मेंटेन करिए। हमारे कार्यकर्ता को थाने से बताएंगे तो मैं भी आपको थाने से भगाने की, मैं यहाँ नहीं रहने की इच्छुक हूँ। पहले आप चले जाइए, ठीक है, आप व्यवहार मेरे कार्यकर्ता को सुनिए, मेरे कार्यकर्ता को बात करिए, सुन लीजिए, नॉर्मल हो गया, बात करिए, पहले सुन लीजिए। मेरे कार्यकर्ता को यदि आप थाने से भगाएंगे, ये हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के मंत्री है, आप उसको थाने से भगाएंगे, पीड़ित आएगा, उनसे अपनी बात रखें और आप उसके साथ हमारा नेता आ जाए तो अपराधी है। दरअसल मारपीट के किसी मामले में पूर्व विधायक का एक कार्यकर्ता बैरिया थाने आया था। आरोप है कि एसएचओ ने उसे थाने से भगा दिया। इसी बात पर तारकेश्वर गौड़ पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह और कार्यकर्ताओं को लेकर थाने पहुंच गए और गहमा गहमी शुरू हो गई। 10 सिपाही लेके हम पूरे थाना क्षेत्र में नहीं दौड़ सकते हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जो व्यक्ति आपके यहाँ अपनी पीड़ा लेकर के आया आपके आंखों के सामने दिख रहा है कि पीड़ा है, पूरी बात तो आपकी बात सुनना, पूरी बात उसमें आप जांच करवाए हैं या ये जांच करें हैं, क्या मामला था। पूर्व विधायक और एसएचओ के बीच काफी देर तक गहमा गहमी होती रही, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरों पर अब ड्रोन स्ट्राइक शुरू हो गई है। लखनऊ में बिजली विभाग ने ड्रोन की मदद से बिजली चोरी के केस पकड़े हैं, जिसके बाद बिजली चोर ड्रोन देखते ही कटिया काटते नजर आ रहे हैं। पर्दे में छुपा करके। हैरानी की बात यह है कि कटियाबाज बिजली चोरी कर रहे थे कि बाहर से देखने पर पता ही नहीं चलता, लेकिन जैसे ही ड्रोन ने उड़ान भरी, कैमरे पर सब कैद हो गया। तस्वीरें लखनऊ के सादतगंज इलाके की हैं। देखा जा सकता है कि बिजली विभाग के अफसर ड्रोन जैसे ही उड़ाते हैं, बिजली चोरों का कांड उजागर हो जाता है। दावा है कि ड्रोन की मदद से 2 जगह कटिया चोरी पकड़ी गई। यूपी में ये पहली बार नहीं है जब ड्रोन से या इस तरह लुका छिपी में बिजली चोर पकड़े गए। जिस तरह आज सादतगंज में बिजली चोरी पकड़ी गई, ठीक उसी तरह 2023 में भी लखनऊ में बिजली चोर कैमरे पर कैद हुए थे। गाजियाबाद में तो बिजली टीम से बचने के लिए भाई साहब स्पाइडरमैन बनकर बिजली चोरी छिपाते पकड़े गए थे। हर बार बिजली चोरों को लगता है कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन हर बार बिजली विभाग इन कटियाबाजों को बेनकाब कर देता है। और एक बार फिर लखनऊ में बिजली कर्मचारियों ने बिजली चोरी का बड़ा खेल उजागर किया। आइसक्रीम में उंगली वाला कांड तो आपको याद ही होगा। नामी ब्रांड, लेकिन काम ऐसा कि भरोसा ही उठ जाए। अब गुजरात में भी एक फेमस ब्रांड के नमकीन पैकेट में मरा हुआ चूहा निकला है। मामला गुजरात के साबरकंठा का है, जहां एक बच्ची आराम से नमकीन खा रही थी कि तभी अचानक पैकेट में मरा हुआ चूहा देख वो चीखने लगी। पहले तो परिवार को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही नमकीन के पैकेट में मरा हुआ चूहा देखा, बच्ची के होश उड़ गए। बच्ची के पिता के मुताबिक उसकी पत्नी अपनी बेटी को एक मशहूर कंपनी की नमकीन का पैकेट खिला रही थी। बच्ची को अचानक उल्टी होने लगी और जांच करने पर पैकेट में मरा हुआ चूहा मिला। बच्ची बीमार हो गई और उसे इलाज के लिए दावड़ अस्पताल में दाखिल कराया गया। परिवार ने फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट से लापरवाही के लिए नमकीन कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। खाने की चीजों में इस तरह का कांड पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जून 2024 में मुंबई के मलाड में एक शख्स की आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिली थी, तब भी खूब बवाल हुआ था। और अब नमकीन में मरा हुआ चूहा फूड सेफ्टी के नाम पर जनता की जान से खिलवाड़ को बयां कर रहा है। छत्तीसगढ़ में करीब 3000 सहायक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है और यही वजह है कि बर्खास्त शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इन बर्खास्त शिक्षकों ने रायपुर में अनोखा प्रदर्शन किया। इन शिक्षकों ने दंडवत होकर यात्रा निकाली। प्रदर्शन में कई महिला शिक्षक भी शामिल रहीं। दंडवत यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारी रायपुर के माना चौक से शदानी दरबार तक सड़क पर लेटते हुए गए। हमारा भी परिवार है, सेवा सुरक्षा अधिकार है। मैं क्या बोल रहा हूँ? कई लोग दंडवत होकर जा रहे थे, जबकि कुछ लोग बैनर पोस्टर लेकर चल रहे थे। दंडवत यात्रा के साथ कुछ पुलिस वाले भी मौजूद रहे। दरअसल ये शिक्षक 2018 एनसीटीई नियमों के तहत भर्ती हुए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उनकी योग्यता पर सवाल उठे, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। हालांकि बर्खास्त शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार ने कमेटी जरूर बना दी, लेकिन ये कमेटी कब तक फैसला लेगी, ये तय नहीं किया गया, जिससे बर्खास्त शिक्षकों में काफी नाराजगी नजर आई।
बर्खास्त शिक्षकों की मांगों का कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी समर्थन किया और आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। अफसर अगर जनता की समस्याएं ना सुने या रिश्वत की डिमांड हो तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं? बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में तो गुस्साई जनता ने अफसर पर नोटों की बारिश ही कर दी। और अब इस तरह जनता ने अफसर पर अपना गुस्सा दिखाया और अफसर भी नजाकत को समझते हुए चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहा, जबकि उसके चारों तरफ पब्लिक ने 500, 200 हजार के नोट बिखेर रखे थे। अरे बिस्मिल्लाह सोसाइटी में आओ, ये नहीं सोसाइटी हो जाए बल्कि बिस्मिल्लाह सोसाइटी। जनता के गुस्से की ये तस्वीरें अहमदाबाद की बताई जा रही हैं, जहां गंदी कीचड़ सड़क और पानी की समस्याओं को लेकर लोग कई दिनों से अफसरों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा जनता का ये रूप देखने को मिला। और अब जरा जनता के गुस्से का कारण बनी ये गलियां भी देख लीजिए, जहां से गुजरना मतलब कीचड़ में कूदना। इन्हीं गलियों और कीचड़ भरे रास्ते को लेकर लोग गुस्से में हैं। बिहार के वैशाली से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ दरोगा जी रात के समय सड़क पर गाड़ी सीख रहे थे, लेकिन फुटपाथ पर एक दुकानदार को ही टक्कर मार दी। हादसे की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस वैन में सवार दारोगा ने गाड़ी सीखने के दौरान एक दुकान में टक्कर मार दी। बताया गया कि हादसे के वक्त दुकानदार ठेले के पास ही मौजूद था, जो गाड़ी की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बिना अस्पताल पहुंचाए दारोगा वहां से गायब हो गए। हालांकि पुलिस वैन में मौजूद सिपाही युवक की मदद के लिए पहुंचे, लेकिन तभी आसपास के लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और भारी भीड़ जमा हो गई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से ठेली वाले को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसका इलाज चल रहा है। ये घटना वैशाली के हदसारगंज इलाके की है और इसी थाने में दारोगा की तैनाती भी है, जो घटना के बाद से अंडरग्राउंड हो चुके हैं।